नमस्ते दोस्तों, क्या हाल चाल आप सबके? ऑल गुड, ऑल वेल। दोस्तों, अभी तक हम लोग अपने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं और दोनों चैप्टर्स के साथ साथ में मैंने आपको एग्जाम के क्वेश्चंस भी करवाए हैं और एमसीक्यूज भी डिस्कस किए हैं। एंड आई होप आपको अभी तक पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो यू आर ऑलवेज फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। आपके पास मेरे नंबर्स हैं, मेरा ईमेल एड्रेस आपके पास है, आपके पास मेरे पास मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। आप कभी भी मेरे को कांटेक्ट करना चाहें तो फील ऑलवेज फ्री टू कांटेक्ट मी। और आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 3, दैट इज इनकम टैक्स कैलकुलेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम के अंदर यहां से एक्सक्लूसिवली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपका जो पहला चैप्टर है दैट इज असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। पहला चैप्टर तो नहीं, रादर पहला क्वेश्चन जो आप बनता है असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। एग्जामिनर असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल के क्वेश्चन में आपसे इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन के बारे में पूछता है, या फिर कभी कभार जब एग्जामिनर कैपिटल गेन्स का एक्सक्लूसिव क्वेश्चन देता है तो वहां पे भी कैपिटल गेन्स में भी एग्जामिनर कभी कभार आपसे कहता है कि डिस्कस कीजिए इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन। तो मेरे बेटा, इनकम टैक्स लायबिलिटी इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम के अंदर डेफिनेटली पूछा जाएगा, लेकिन अलग से इसका क्वेश्चन नहीं होगा, किसी दूसरे क्वेश्चन का पार्ट बन के आपसे पूछा जाएगा। एंड वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर नंबर 3, दैट इज इनकम टैक्स कैलकुलेशंस। अपने रजिस्टर्स उठाइए और रजिस्टर्स के साथ साथ में कैलकुलेटर अपने हाथ में रखिएगा। I have this calculator in my hand। जब तक आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा आपको बहुत ज्यादा दिक्कत या बहुत ज्यादा समस्या फेस करनी होगी इस चैप्टर के अंदर। तो वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 3। दिस इज आवर क्लास नंबर 1 फॉर चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है इनकम टैक्स कैलकुलेशन। इनकम टैक्स कैलकुलेशन। इनकम टैक्स कैलकुलेशंस कैसे होंगी, किस प्रकार से होगा, आइए बच्चे सारी की सारी बातें डिटेल में हम लोग सीखेंगे। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी इसका हम लोग अप्लाई करेंगे। आप आइए सबसे पहले एक छोटा सा बेसिक सा कंसेप्ट करते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन करते हैं, और उसके बाद इस बेसिक इंट्रोडक्शन को करने के बाद मैं यहां से आपके साथ आगे आगे चलता जाऊंगा। देखेंगे बेटा, इन इंडिया we follow progressive taxation। अरे मैंने ये क्या लिख दिया प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। अरे भाई, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या बला होती है? आप सबको इसके बारे में जरूर पता होगा, आपने जरूर सुना होगा, आपने जरूर पढ़ा होगा प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। आइए मेरे बेटा, एक यहाँ पे छोटा सा एनिमेटेड वीडियो देखते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है। एंड वंस वी आर डन विद दिस प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का वीडियो क्लिप, उसके बाद समझाऊंगा और लिखवाऊंगा कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है। ये है आपके सामने प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का वीडियो क्लिप, एंड हियर कम्स द क्लिप। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे टैक्स रेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे देश में, हिंदुस्तान में, इंडिया में जो टैक्स रेट्स हैं वो प्रोग्रेसिव टैक्स रेट्स हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स रेट्स का मतलब, अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो सरकार इस गरीब व्यक्ति से टैक्स चार्ज नहीं करेगी। कोई मिडिल क्लास फैमिली से व्यक्ति है, इससे सरकार टैक्स चार्ज करेगी, लेकिन गरीब व्यक्ति से थोड़ा सा ज्यादा चार्ज करेगी। और जो सुपर रिच है, अंबानी की तरह कोई सुपर रिच है, तो सरकार उसे बहुत ज्यादा टैक्स चार्ज करेगी। तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब, जैसे जैसे आप अमीरी की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका टैक्स का अमाउंट बढ़ता रहेगा। गरीब से कम टैक्स, मिडिल क्लास वालों से थोड़ा सा टैक्स, और अमीरों से बहुत ज्यादा टैक्स।
इस पूरे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं एज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। हाँ जी दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो क्लिप देखा। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को ये एनिमेटेड वीडियो क्लिप अच्छा लगा होगा और आपको यहां से प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मीनिंग अच्छे से समझ आ जाता है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब है कि जैसे जैसे इनकम का लेवल बढ़ता जाए वैसे वैसे टैक्स का बर्डन भी बढ़ता जाए, और जैसे जैसे इनकम का लेवल कम होगा वैसे वैसे टैक्स का बर्डन भी कम होगा। इसे अंग्रेजी भाषा में हम लोग बोलते हैं हायर द इनकम हायर द टैक्स, लोअर द इनकम लोअर द टैक्स। गरीबों से कम टैक्स, किसानों से कम टैक्स, मुकेश अंबानी जैसे, अनिल अंबानी जैसे अमीर लोगों से ज्यादा टैक्स, मेरे जैसे, आप जैसे जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे ऊपर कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम टैक्स। दिस कंसेप्ट इज व्हाट वी कॉल द कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। आइए मेरे बेटा लिखते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। इट मीन्स that higher the income, it means that the higher the income, higher the tax, higher the income, higher the tax, and lower the income, lower the income, lower the tax। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाए वैसे वैसे टैक्स बढ़ता जाए। हायर द इनकम हायर द टैक्स, जैसे जैसे इनकम का लेवल कम हो वैसे वैसे टैक्स का अमाउंट कम हो जाए। लोअर द इनकम लोअर द टैक्स, इस पूरे प्रिंसिपल को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। मेरे दोस्तों, हमारे देश में, हिंदुस्तान में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन चलता आ रहा है जमाने से। आप रिकॉल करें, जब मैंने आपको पहला चैप्टर करवाया था, फर्स्ट चैप्टर जब मैंने आपको करवाया था, तो फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको टैक्सेशन का बैकग्राउंड बताया था। और टैक्सेशन का जो बैकग्राउंड मैंने आपको बताया था, अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं वो उसी के नोट्स निकाल रहा हूं। जब टैक्सेशन का बैकग्राउंड मैंने आपको बताया था, यहां देखिएगा, टैक्सेशन का बैकग्राउंड फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था इनकम टैक्स एक्ट 1860, 1886, 1918, 1922, 1961। तो हमारे देश के अंदर अंग्रेजों ने जब 1866 के अंदर इनकम टैक्स एक्ट अप्लाई किया था, तब उन्होंने सबसे पहले प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। वहां पे अलग अलग स्लैब रेट्स ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किए थे, और वही प्रिंसिपल आज तक हम लोग अपने हिंदुस्तान में अप्लाई करते आ रहे हैं, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का। मेरे बेटा, अब इस चैप्टर को मैं यहां से और आगे बढ़ाऊंगा, तो ध्यान रखिएगा, इस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मैं लिख रहा हूं ये बात यहां पे, लोअर द इनकम लोअर द टैक्स। तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन हम लोग फॉलो करते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट in better manner, we are dividing the whole chapter. We are dividing the whole chapter into two parts. बेटा, मैं पूरे का पूरा चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। एक पार्ट आज कंप्लीट करेंगे, दूसरा पार्ट इस चैप्टर का मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, कंप्लीट करूंगा। एग्जाम के क्वेश्चंस भी करेंगे, एमसीक्यूज भी करेंगे। दैट विल बी आवर क्लास नंबर 3। एमसीक्यूज और एग्जाम के क्वेश्चंस विल बी योर क्लास नंबर 3, और उसके अलावा पूरा का पूरा कंसेप्ट हम लोग दो क्लासेस के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। छोटा सा चैप्टर है, आराम से हो जाएगा। सो वी आर डिवाइडिंग द होल चैप्टर इनटू टू पार्ट्स। पहला पार्ट, टैक्स रेट्स एज पर टाइप ऑफ पर्सन। तो टाइप ऑफ पर्सन के हिसाब से टैक्स रेट्स याद रखिएगा। टाइप ऑफ पर्सन हम लोगों के पास, हमें पता है 7 पर्सन होते हैं, तो 7 पर्सन के टैक्स रेट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और सेकंड पार्ट जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, दैट विल बी टैक्स रेट्स एज पर टाइप ऑफ इनकम। इनकम के हिसाब से हमारे ऊपर टैक्स रेट्स कौन से हैं, पर्सन के हिसाब से हमारे ऊपर टैक्स रेट्स कौन से हैं, ये पूरे
पूरे चैप्टर के 2 पार्ट्स हमारे पास बन जाते हैं। एक पार्ट आज हो जाएगा, दूसरा पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। लेकिन टैक्स रेट्स शुरू करने से पहले हम लोगों को 2 कंसेप्ट्स, बड़े जबरदस्त कंसेप्ट हैं जो हम लोगों को सीखने होंगे। तो मैं आपके साथ यहाँ पे वो 2 कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। along with tax, government charges, surcharge and cess। टैक्स के साथ साथ में गवर्नमेंट हमसे 2 चीजें और चार्ज करती है, और ये 2 चीजें हैं सरचार्ज और दूसरी चीज हमारे पास है सेस। हम लोगों को पहले सरचार्ज क्या होता है ये सीख लेना चाहिए, फिर सेस क्या होता है ये सीख लेना चाहिए। उसके बाद जब हम लोग टैक्स रेट्स सीखेंगे तो हमारा पूरा का पूरा कंसेप्ट सामने हमारे आ जाएगा। तो हम लोग पहले स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ सरचार्ज। कंसेप्ट ऑफ सरचार्ज मेरे बेटा, सरचार्ज का ये कंसेप्ट आसान सा कंसेप्ट है, बात को ध्यान से सुनेगा। देखिए, सरकार मेरे से, आपसे, हम सब से जितना भी टैक्स चार्ज करती है वो टैक्स का पैसा अलग अलग कामों में यूज होता है। जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर लोगों का इलाज करना है, उनको मुफ्त में दवा देनी है, सड़कें बनानी है, डैम्स बनाने हैं, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम बनाना है, इरिगेशन फैसिलिटीज डेवलप करनी है, और इस प्रकार से और बहुत सारे काम। हाँ, पाकिस्तान को डराने के लिए बम बनाना है। तो इन सारी चीजों के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, जो कि सरकार मेरे से, आपसे लेती है इन द नेम ऑफ टैक्स। लेकिन मेरे बेटा, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि बहुत सारी सिचुएशंस में लगभग हर साल हमारे देश के ऊपर कोई न कोई प्रॉब्लम, कोई न कोई नेचुरल कैलेमिटी हमारे देश में आती ही रहती है। कभी किसी जगह पे फ्लड्स आ जाते हैं, खासतौर पे असम की बात करें, असम में हमेशा हर ईयर फ्लड्स आते हैं। कभी किसी देश के किसी हिस्से में सूखा पड़ जाता है। अगर हम लोग महाराष्ट्र के विदर्भ एरिया की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, मध्य प्रदेश, उड़ीसा की बात करें, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा सूखा, ड्राउट की पोजीशन रहती है। अगर हम लोग उड़ीसा की साइड की बात करें, बंगाल की साइड की बात करें, आंध्र प्रदेश की साइड की बात करें, तो वहां पे साइक्लोन्स, दैट इज तूफान का खतरा हमेशा बना रहता है। इसी प्रकार से मेरे बेटा, नॉर्थ इंडिया की बात करें तो जब मानसून का सीजन आता है, ये अगस्त का महीना चल रहा है, अगस्त सितंबर के महीने में मानसून के सीजन में हमेशा वहां पे बाढ़ की पोजीशन बनी रहती है। इस साल तो हद ही हो गई। इस साल केरला के अंदर, आपको याद होगा, अभी हाल फिलहाल के अंदर केरला के अंदर भयंकर बारिश हुई। जितनी बारिश पूरे साल में होती है उतनी बारिश 3 दिन के अंदर हुई और केरला में फ्लड्स आ गए। तो मेरे बेटा, ऐसे जब कहीं पे फ्लड्स होते हैं, कहीं पे सूखा पड़ता है, कहीं पे साइक्लोन होता है, अर्थक्वेक आता है कहीं पे, तो उन सभी सिचुएशंस में गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ जाते हैं। गवर्नमेंट को लोगों को दोबारा बसाना है, उसके लिए पैसा चाहिए। लोगों को मुआवजा देना है, कंपनसेशन देना है, उसके लिए पैसा चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी से पैसा देना है मुआवजे का, उसके लिए पैसा चाहिए। सड़कें टूट गई, दोबारा बनानी है, ब्रिज टूट गए, दोबारा बनाने हैं। इन सब के लिए सरकार को पैसे की जरूरत पड़ती है, और सरकार इस पैसे को पूरा करने के लिए हम लोगों से टैक्स के ऊपर एक और एक्स्ट्रा टैक्स चार्ज करती है, और उस एक्स्ट्रा टैक्स को हम लोग बोलते हैं सरचार्ज। मेरे बेटा, आप ऐसे मान के चलिए कि जो कंटीजेंट सिचुएशंस हैं, कंटीजेंट वर्ड मैंने यूज किया, आप लोगों ने कंटीजेंट वर्ड अकाउंट्स के अंदर जरूर यूज किया होगा। कंटीजेंट का मतलब होता है समथिंग विच मे और मे नॉट अराइज, समथिंग विच मे और मे नॉट हैपन, दैट इज व्हाट वी कॉल कंटीजेंट। तो जो कंटीजेंट सिचुएशंस हैं, उन कंटीजेंट सिचुएशंस को फेस करने के लिए सरकार पहले से अपने पास एक पैसा रिजर्व बना के रखती है, और वो जो पैसा सरकार हमसे, मेरे से, आपसे, हम सबसे चार्ज करती है,
कंटीजेंट सिचुएशंस को फेस करने के लिए उस पैसे को हम लोग बोलते हैं सरचार्ज। दैट इज व्हाट वी कॉल सरचार्ज। मेरे बेटा सरचार्ज का ये कंसेप्ट पहले लिख लेते हैं, फिर इसका एक बार एनिमेटेड वीडियो देखेंगे, हमें और बढ़िया से समझ आ जाएगा। आइए पहले कंसेप्ट लिख लेते हैं सरचार्ज का। द कंसेप्ट ऑफ सरचार्ज, दिस इज अ टैक्स ऑन टैक्स। लो जी, मैंने बड़ी सिंपल साधारण भाषा में कहा, सरचार्ज का मतलब होता है टैक्स के ऊपर एक एक्स्ट्रा टैक्स और चार्ज कर दिया जाए बाय द गवर्नमेंट, तो दैट इज व्हाट वी कॉल सरचार्ज। दिस इज चार्ज्ड by the government, this is charged by the government to compensate loss arising due to contingent situations, कंटीजेंट का मतलब है समथिंग विच मे और मे नॉट अराइज। कंटीजेंट सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए सरकार मेरे से, आपसे, हम सबसे जो टैक्स चार्ज करती है उसको हम लोग बोलते हैं सरचार्ज। सो दिस इज अ टैक्स अपॉन अ टैक्स, दिस इज एन एक्स्ट्रा टैक्स जो कि गवर्नमेंट चार्ज करती है। दिस टैक्स अपॉन अ टैक्स टू मीट contingent situation is called as surcharge. This is charged from super rich. मेरा ध्यान देना, ये सरचार्ज का कंसेप्ट, सरचार्ज का पैसा किससे लिया जाता है? सरचार्ज का पैसा लिया जाता है सुपर रिच व्यक्तियों से। अब मन में प्रश्न आ गया कि साहब ये सुपर रिच कौन होता है? हु इज सुपर रिच? तो गवर्नमेंट ने हमें इसके लिए बताया दैट हु इज टू बी अज्यूम्ड टू बी सुपर रिच। गवर्नमेंट हमें बता रही है सुपर रिच कौन है। ध्यान से देखिएगा, सुपर रिच की परिभाषा इन्होंने कैसे दी है? सुपर रिच की परिभाषा ऐसे दी है कि अगर कोई इंडिविजुअल है, अगर कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है जिनकी टोटल इनकम इज ग्रेटर देन 50 लाख रुपए, उसको सरकार ने कहा कि ये सुपर रिच इंडिविजुअल है, इससे एक्स्ट्रा टैक्स चार्ज कर लो। इसी प्रकार से अगर हम लोग किसी कंपनी के बारे में बात करें, अगर हम लोग पार्टनरशिप फर्म के बारे में बात करें, तो इनको सुपर रिच तब माना गया जब इनकी टोटल इनकम 100 लाख रुपए से ज्यादा हो। तो हु इज टू बी कॉल्ड एज अ सुपर रिच, उसके लिए सरकार ने क्राइटेरिया बता दिया। अगर कोई इंडिविजुअल है तो उस इंडिविजुअल को हम लोग सुपर रिच मानेंगे जब उनका टोटल इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा हो। अगर कोई कंपनी है तो कंपनी को हम लोग सुपर रिच मानेंगे अगर उनकी इनकम 100 लाख रुपए से ज्यादा हो। तो मेरे बेटा सुपर रिच से एक्स्ट्रा टैक्स चार्ज करें, कंसेप्ट प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कहा गया। हायर द इनकम हायर द टैक्स, लोअर द इनकम लोअर द टैक्स। जिन इंडिविजुअल्स की, जिन कंपनीज की इनकम इस पर्टिकुलर लिमिट से कम है, सरकार ने कहा गरीब है, मिडिल क्लास फैमिली का है, छोटी कंपनी है, इन लोगों से हम लोग एक्स्ट्रा टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन जिनकी आमदनी 50 लाख रुपए से ज्यादा है, इंडिविजुअल की बात करें, कंपनीज की बात करें 100 लाख से ज्यादा है, तो सरकार ने कहा बड़ी कंपनी है, अमीर इंडिविजुअल है, इनके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स का बटन डाल दो, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का प्रिंसिपल सेटिस्फाई हो जाएगा, एंड हेंस इन लोगों के ऊपर सरकार ने एक्स्ट्रा टैक्स का बटन डाला विद द नेम कॉल्ड सरचार्ज। मेरे बेटा सरचार्ज के इस कंसेप्ट को और अच्छे से सीखते हैं एक एनिमेटेड वीडियो के थ्रू, एंड हियर कम्स दैट एनिमेटेड वीडियो फॉर यू। बेटा तो यहाँ पे सरचार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। सरचार्ज एक ऐसा टैक्स है जो अमीर लोगों से चार्ज किया जाता है। कैसे पता चलेगा? क्या परिभाषा है अमीर लोगों की?
अमीर लोग वो लोग हैं जिनकी टोटल इनकम पूरे साल की 1 करोड़ से ज्यादा है। 1 करोड़ के बराबर या 1 करोड़ से कम होने पे वो अमीर नहीं कहलाया जाता। अमीर तब कहलाया जाता है जब उसकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो। अगर इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो सरकार ने प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का सिस्टम अप्लाई किया। सरकार ने कहा अमीरों से ज्यादा टैक्स चार्ज करना है। टैक्स के ऊपर एक और टैक्स लगा देना, इस कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं सरचार्ज। टैक्स के ऊपर एडिशनल टैक्स इज कॉल्ड सरचार्ज। सरचार्ज सरकार लेती है अलग अलग प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए। मेट्रो सिस्टम डेवलप करना है, पूरे देश में हाईवेज बनाने हैं, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम डेवलप करना है, इसके अलावा इरिगेशन सिस्टम डेवलप करना है, कैनाल्स बनानी है, फ्लाईओवर्स बनाने हैं। ये सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को बनाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। सरकार ने अमीर लोगों से टैक्स के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स मांगा इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए, और उस टैक्स को एडिशनल टैक्स को हम लोग नाम देते हैं सरचार्ज। हाँ जी बेटा, तो आप लोगों ने ये एनिमेटेड वीडियो देखा। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये पसंद आया होगा और कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि साहब सरचार्ज कितना लगेगा और कब कब लगेगा, किस सिचुएशन में लगेगा। तो व्हाट आर द रेट ऑफ सरचार्ज। आइए मेरे बेटा फटाफट वो भी हम लोग सीख लेते हैं। आप छोटी सी एक हेडिंग दे दीजिएगा या सब हेडिंग दे दीजिएगा, रेट ऑफ सरचार्ज। रेट ऑफ सरचार्ज, सरचार्ज का रेट क्या रहेगा। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रेट्स हैं, इस वजह से ध्यान से लिखिएगा मेरे बेटा। बी वेरी वेरी केयरफुल। मैं पहला कंसेप्ट आपको दे रहा हूं, ये कंसेप्ट मैं आपको दे रहा हूं इंडिविजुअल्स के लिए। ये कंसेप्ट अप्लाई होगा इंडिविजुअल्स के लिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए। इन चार के लिए सरचार्ज का रेट क्या रहेगा। अगर इनकी टोटल इनकम इज लेस देन और इक्वल टू 50 लाख रुपए तो फिर सरचार्ज नहीं लगाया जाएगा, नो सरचार्ज। अगर इनकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा हो जाए लेकिन वो टोटल इनकम 100 लाख या 100 लाख के बराबर हो या उससे कम हो तो जो सरचार्ज का रेट है वो लगेगा 10% का। लेकिन अगर इनकी टोटल इनकम 100 लाख से ज्यादा हो जाए तो इनके ऊपर सरचार्ज का रेट लगेगा 15% का। तो मेरे बेटा ये है आपके पास सरचार्ज के रेट। अगर हम लोग बात कर रहे हैं इंडिविजुअल की, एचयूएफ की, एओपी, बीवाई की और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन की। और अगर आप ध्यान से देखें तो सरकार ने यहाँ पे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का कंसेप्ट फॉलो किया। जिसकी आमदनी 50 लाख या 50 लाख से कम है पूरे साल में, उसको मिडिल क्लास फैमिली का व्यक्ति माना गया। गवर्नमेंट ने कहा हम आपसे कोई सरचार्ज नहीं लेंगे। जिसकी आमदनी 50 लाख रुपए से ज्यादा है लेकिन 100 लाख या 100 लाख से कम है, सरकार ने कहा आप अमीर हो, आप अपर मिडिल क्लास फैमिली में आते हो, हम आपसे सरचार्ज लेंगे 10% का। अगेन आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा भाई 10% किसका, तो हमेशा याद रखिएगा 10% टैक्स का। इसी प्रकार से अगर किसी की आमदनी 100 लाख से ज्यादा है पूरे साल में, 1 करोड़ से ज्यादा है, तो सरकार ने कहा भाई आप तो अमीर हो, आप अमीर हो तो आप ज्यादा टैक्स पे करो, और इस वजह से सरचार्ज का रेट सरकार ने लगा दिया 15% का। इसके आगे अगर मैं चलूं तो हमारे पास अब आएगा यहाँ पे डोमेस्टिक कंपनी। और आप सबको बहुत बहुत अच्छे से ऑलरेडी पता है कि डोमेस्टिक कंपनी क्या होती है। डोमेस्टिक कंपनी का जो टैक्स रेट है, जो सरचार्ज का रेट है, टैक्स रेट तो नहीं बोलना चाहिए मेरे को, जो डोमेस्टिक कंपनी का जो सरचार्ज का रेट है वो कुछ इस प्रकार से है। अगर डोमेस्टिक कंपनी की टोटल इनकम 100 लाख रुपए के बराबर या 100 लाख से कम है तो फिर कोई चार्ज नहीं होगा, 0। अगर इनकी टोटल इनकम 100 लाख से ज्यादा हो गई, अगर इनकी टोटल इनकम 100 लाख से ज्यादा हो गई लेकिन
1000 लाख से कम है, मैं दोबारा लिख देता हूं, अगर इनकी टोटल इनकम 100 लाख से ज्यादा है लेकिन 1000 लाख के बराबर या 1000 लाख से कम है, तो जो रेट लगेगा वो लगेगा 7% के हिसाब से। अच्छा, अब जैसे मैंने यहाँ पे 1000 लाख लिखा तो आपके मन में प्रश्न आया होगा, सर इंडिविजुअल्स के केस में क्या होगा अगर 1000 लाख है तो? बेटा मैंने बता दिया, अगर टोटल इनकम 100 लाख से ज्यादा है तो चाहे वो 100 लाख हो, 500 लाख हो या 1000 लाख हो, 2000 लाख हो, कुछ भी हो, रेट और सरचार्ज 15% ही चलता रहेगा। कंपनी के केस में, डोमेस्टिक कंपनी के केस में 100 लाख के बराबर या 100 लाख से कम पे कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। टोटल इनकम 100 लाख से ज्यादा है, 1000 लाख के बराबर या 1000 लाख से कम है तो 7%। अगर ये टोटल इनकम 1000 लाख से ज्यादा हो जाए तो रेट ऑफ सरचार्ज विल गो टू 12%। ये डोमेस्टिक कंपनी के रेट्स हैं। सरचार्ज के रेट्स बता रहा हूं मैं, अभी आपको टैक्स के रेट्स नहीं बता रहा, वो थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद फॉरेन कंपनी की अगर हम लोग बात करें, अगेन डोमेस्टिक कंपनी क्या होती है, फॉरेन कंपनी क्या होती है, इसके बारे में आप लोगों को सारी बातें मैं ऑलरेडी पहले चैप्टर में बता चुका हूं। तो फॉरेन कंपनी की अगर मैं बात करूं तो फॉरेन कंपनी के लिए रेट क्या रहेगा? अगर फॉरेन कंपनी का टोटल इनकम इज लेस देन और इक्वल टू 100 लाख देन देयर इज नो सरचार्ज। अगर इनकी टोटल इनकम इज मोर देन 100 लाख लेकिन लेस देन और इक्वल टू 1000 लाख तो जो रेट है वो रेट रहेगा 2% का। अगर टोटल इनकम इनकी 1000 लाख से ज्यादा हो जाए तो फिर रेट रहेगा इनका 5% का। फॉरेन कंपनी, आपके मन में प्रश्न आया होगा, भाई इतना कम सरचार्ज का रेट क्यों है? कारण यह है कि इन सब के लिए जो इनकम टैक्स रेट है वो बहुत ज्यादा है। इनकम टैक्स रेट मैंने भी आपके साथ डिस्कस नहीं किया, वो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस करना है। तो ये तो कंसेप्ट आ गया हमारे पास फॉरेन कंपनी का। और याद रखिएगा, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बाकी सबकी टैक्स रेट्स। दैट मीन्स पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, लोकल अथॉरिटी या कोऑपरेटिव सोसाइटी। इन सब की अगर हम लोग बात करें तो इन सब के लिए जो सरचार्ज का रेट है वो क्या होगा? टोटल इनकम 100 लाख के बराबर या 100 लाख से कम पे 0। टोटल इनकम अगर 100 लाख से ज्यादा हो जाएगी तो भाई हर सिचुएशन में 12% का रेट इनसे अप्लाई किया जाएगा या इनके ऊपर अप्लाई किया जाएगा। ये है टैक्स रेट्स, सरचार्ज के रेट्स फॉर कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, लोकल अथॉरिटी, LLP एंड इंडिविजुअल्स, सब के बारे में बात कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट वी हैव द कंसेप्ट ऑफ सरचार्ज। और रेट्स मैंने आपको बता दिए। आप इन रेट्स को ध्यान से देख के ये समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर हमारी सरकार प्रोग्रेसिव टैक्सेशन फॉलो कर रही है। मेरे बच्चे, अभी मैंने आपको कहा था कि सरकार टैक्स के साथ में 2 चीजें लेती है, एक लेती है सरचार्ज, दूसरी लेती है सेस। सरचार्ज के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है और अब हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ सेस। सेस का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। हेडिंग दीजिएगा कंसेप्ट ऑफ सेस। सेस क्या होता है, सेस कैसे इस्तेमाल होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। एक छोटा सा यहाँ पे मैं आपके साथ एक छोटा सा वीडियो एनिमेटेड क्लिपिंग दिखा रहा हूं। आप इस वीडियो क्लिपिंग को देखिएगा और इस वीडियो क्लिपिंग को देखने के बाद आपको सेस का पूरा मतलब समझ आ जाएगा। जो आप अभी सीखेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे, वो सारी बातें मैं अभी आपको लिखवाने वाला हूं। एंड हियर कम्स द वीडियो क्लिप फॉर यू फॉर द टॉपिक ऑफ सेस। हियर इट गोस। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कंसेप्ट सेस का। सेस एक स्पेशल तरह का टैक्स है जो कि सरकार एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए आपसे चार्ज करेगी। आपको बताया जाएगा कि सरकार ये कौन से पर्पस के लिए चार्ज कर रही है।
जिस पर्पस के लिए टैक्स चार्ज होगा उस पर्पस का एक अलग रिजर्व बना दिया जाएगा। सारा का सारा पैसा उस रिजर्व के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा और वो पैसा सिर्फ उस रिजर्व में से विड्रॉ किया जाएगा उस पर्टिकुलर काम को पूरा करने के लिए। उसके अलावा किसी भी और काम के लिए ये पैसा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ऐसा टैक्स जो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए चार्ज किया जाए और पैसा सिर्फ उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल भी किया जाए, ऐसे टैक्स को हम लोग बोलते हैं सेस। हाँ जी बेटा, आप लोगों ने सेस का ये कंसेप्ट देख लिया, आपको सेस का ये कंसेप्ट समझ आ गया। आइए बेटा, आप जल्दी से जो आपने सीखा समझा वो सारी चीजें कागज के ऊपर लिख लेते हैं, अच्छे से याद हो जाएंगी। सेस का कंसेप्ट हमें क्या बताता है, ध्यान से देखिएगा। गवर्नमेंट समटाइम्स चार्जेस tax for a particular purpose, and amount of tax charged is kept in a separate reserve। बहुत सारे केसेस में सरकार हम सबसे टैक्स चार्ज करती है एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, और टैक्स का वो पैसा सरकार अलग रख देती है, अलग रिजर्व के अंदर उसको रख देती है, एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स इज केप्ट इन अ सेपरेट रिजर्व। दिस अमाउंट is used by the government only for that purpose, गवर्नमेंट ये पैसा सिर्फ उस पर्पस के लिए इस्तेमाल करेगी, only for that purpose for which it was charged, only for that purpose for which it was charged. Such tax charged for a particular purpose and used only for that purpose is called as cess। तो ध्यान देना, सरकार जब आपसे टैक्स एक पर्पस के लिए चार्ज करे और टैक्स का पैसा उस पर्पस के लिए ही इस्तेमाल करे तो उस पैसे को हम लोग बोलते हैं सेस। तो इतनी बात हम लोगों को समझ आ गई कि सेस क्या होता है। मेरे बच्चे, इस साल से गवर्नमेंट ने एक नया सेस इंट्रोड्यूस किया है, तो लिखेगा फ्रॉम दिस ईयर, दैट मीन्स असेसमेंट ईयर 2019-2020, इस साल की बात कर रहे हैं। फ्रॉम दिस ईयर असेसमेंट इन 1920, गवर्नमेंट हैज चार्ज्ड a cess called as health and education cess, जिसको शॉर्ट पे हम लोग बोलेंगे HEC। मेरे बेटा, अब इस साल 2019-2020 पिछले साल तक की अगर मैं बात करूं तो पिछले साल तक सरकार हमसे टैक्स चार्ज करती थी विद अ नेम कॉल्ड एजुकेशन सेस। एजुकेशन सेस भी दो प्रकार के होते थे, प्राइमरी एजुकेशन सेस, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस। इस साल से सरकार ने दोनों एजुकेशन सेस को एबॉलिश कर दिया एंड बोथ ऑफ देम हैव बीन रिप्लेस्ड बाय अ न्यू सेस जिसका नाम है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। मेरे बेटा, इस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को बहुत अच्छे से समझेंगे बाय द यूज ऑफ दिस वीडियो क्लिप।
आप इस वीडियो एनिमेटेड क्लिप को देखिए। मैं उम्मीद करूंगा आपको ये बहुत बहुत पसंद आएगी। आप जब इस वीडियो क्लिप को देख लेंगे उसके बाद मैं आपको दोबारा से इसके बारे में कुछ बातें बताऊंगा। एंड हियर कम्स दैट एनिमेटेड वीडियो फॉर यू। हैव अ लुक एट इट। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं बिल्कुल एक नया कंसेप्ट, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये कंसेप्ट असेसमेंट ईयर 2019-2020 से गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया। गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है टू स्पॉन्सर द हेल्थ फैसिलिटीज एंड टू स्पॉन्सर द एजुकेशन फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में। हम सबको अच्छे से याद है लास्ट ईयर तक गवर्नमेंट हमसे 2 सेस स्टार्ट किया करती थी, प्राइमरी एजुकेशन सेस, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस। इन दोनों सेस को गवर्नमेंट ने अबॉलिश कर दिया और these have been replaced by one cess, that is health and education cess. Health and education cess will be 4%. ये 4% का सेस चार्ज किया जाएगा ऑन टैक्स प्लस सरचार्ज। टैक्स प्लस सरचार्ज के ऊपर ये 4% का जो सेस चार्ज किया जाएगा इसका नाम होगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 2019-2020। हाँ जी दोस्तों, आप लोगों ने सबने ये वाला एनिमेटेड वीडियो देख लिया है और अब मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सबको ये बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों, इस साल से असेसमेंट ईयर 2019-20 से इस साल से हमारी सरकार ने पुराने एजुकेशन सेस को एबॉलिश कर दिया और उसको रिप्लेस कर दिया बाय न्यू सेस दैट इज कॉल्ड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है इसका रेट होगा 4%। और ये 4% किसके ऊपर लगेगा? ये 4% लगेगा टैक्स के ऊपर प्लस सरचार्ज। टैक्स और सरचार्ज दोनों को मिला दोगे तो उसके ऊपर 4% का एक और टैक्स देना होगा विद द नेम कॉल्ड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। मेरे बेटा, नाम से हमें समझ आ रहा है ये पैसा सारा का सारा सरकार यूज करने वाली है बेटर हेल्थ फैसिलिटीज के लिए, बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज के लिए। तो लिखिएगा दिस सेस will be used to provide better health and education infrastructure in India। तो हेल्थ और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने के लिए ये वाला सेस गवर्नमेंट ने चार्ज किया है और इसका रेट क्या होगा? इट इज चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 4% ऑफ सरचार्ज प्लस टैक्स। तो लिख देता हूं एट द रेट ऑफ 4% ऑफ टैक्स प्लस सरचार्ज, टैक्स प्लस सरचार्ज। अच्छा, अलग अलग बैचेस के अंदर मेरे से स्टूडेंट्स ये बात पूछते हैं, सर टैक्स प्लस सरचार्ज का 4% लग गया हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। मान लीजिए अगर कोई इंडिविजुअल है जिसकी आमदनी 50 लाख से कम है तो उसके लिए सरचार्ज तो अप्लाई होगा नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी अप्लाई नहीं होगा? नहीं, गलत है ये हमारी अंडरस्टैंडिंग। अगर किसी की इनकम 50 लाख से कम है तो सरचार्ज नहीं लगेगा, कोई बात नहीं, लेकिन हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो फिर भी लगेगा। तो मेरे बेटा यहां पे एक नोट बना के इस बात को लिख देना। नोट क्या है, किस बात का नोट दे रहे हैं, ध्यान से लिखिएगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज चार्ज irrespective of लेवल ऑफ इनकम। जो भी लेवल ऑफ इनकम होगा उसको ध्यान पे नहीं रखना है। एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ इनकम आपने हमेशा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाना है। इसका मतलब किसी की आमदनी 50 लाख से कम है
तो भी ये सेस लगेगा। किसी की आमदनी 50 लाख से ज्यादा है तो भी ये सेस लगेगा, विद द नेम कॉल्ड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। और रेट क्या रहेगा? 4%। किसका 4%? ये 4% होगा टैक्स का और सरचार्ज का। तो मेरे बेटा, मैंने जैसे आपको ये बताया था अभी 2 मिनट पहले कि हमारी सरकार टैक्स के साथ साथ में लेती है सरचार्ज और लेती है सेस। तो सरचार्ज क्या है, सेस क्या है, वो मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं टैक्स रेट्स एज पर टाइप ऑफ पर्सन। तो टैक्स रेट्स एज पर टाइप ऑफ पर्सन, ऊपर हेडिंग दे देंगे हम लोग टैक्स रेट्स एज पर टाइप ऑफ पर्सन। अलग अलग पर्सन्स के लिए हमारे पास क्या क्या टैक्स रेट्स हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशंस कर रहे हैं, जिसमें कैटेगरी ए लिखेंगे आप, कैटेगरी ए लिखेंगे आप, जिसके अंदर आप कवर करेंगे इंडिविजुअल्स, आप कवर करेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, आप कवर करेंगे एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ये है 4 लोगों को हम लोग इस कैटेगरी ए में कवर कर रहे हैं। लिखिएगा मेरे बेटा, अंडर दिस कैटेगरी गवर्नमेंट चार्जेस टैक्स एट स्लैब रेट्स। गवर्नमेंट चार्जेस टैक्स एट स्लैब रेट्स। तो मेरे बच्चे याद रखिएगा, स्लैब रेट्स का मतलब क्या है? स्लैब, SLAB, स्लैब का मतलब होता है स्टेप। एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे के बाद तीसरा स्टेप, तीसरे के बाद चौथा स्टेप। जब कभी भी टैक्स का अमाउंट इस प्रकार से स्टेप वाइज कैलकुलेट किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्लैब रेट्स। दैट इज व्हाट वी कॉल स्लैब रेट्स। और स्लैब रेट्स हम लोग किस किस के लिए इस्तेमाल करेंगे? स्लैब रेट्स इस्तेमाल करेंगे इंडिविजुअल्स के लिए, मैं इंडिविजुअल हूं, आप इंडिविजुअल हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, आप इन सब के लिए स्लैब नंबर ए इस्तेमाल करते हैं। और स्लैब नंबर ए के हिसाब से या कैटेगरी ए में आप इनको कवर करते हैं और कैटेगरी ए के हिसाब से स्लैब रेट के हिसाब से इनके ऊपर टैक्स चार्ज होता है। नाउ व्हाट आर द स्लैब रेट्स? स्लैब रेट्स फॉर असेसमेंट ईयर 2019-2020 आर। 2019-2020 के लिए हमारे पास स्लैब रेट्स क्या क्या हैं? हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे स्लैब 1। याद रखिएगा, स्लैब 1 के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे पास 3 स्लैब्स हैं। स्लैब 1 हम लोग किसके लिए यूज करेंगे? स्लैब 1 इज यूज फॉर, स्लैब 1 हम लोग किसके लिए यूज करेंगे? यूज करेंगे रेसिडेंट मेल या फिर यूज करेंगे रेसिडेंट फीमेल जिनकी उम्र इज लेस देन 60 इयर्स। ऐसा मेल, ऐसा फीमेल जो इंडिया का रेसिडेंट है और जिसकी उम्र 60 साल से कम है, उसके लिए आप स्लैब नंबर 1 यूज करेंगे। मेरे बेटा, मैं इंडिया का रेसिडेंट मेल हूं और मेरी उम्र 60 साल से कम है, तो मेरी आमदनी के ऊपर गवर्नमेंट मेरे से टैक्स चार्ज करती है स्लैब नंबर 1 के हिसाब से। उसके अलावा ये आप यूज करेंगे नॉन रेसिडेंट मेल के लिए, आप यूज करेंगे नॉन रेसिडेंट फीमेल के लिए। इन दोनों के लिए भी स्लैब नंबर 1 यूज होगा, irrespective of their age। उनकी उम्र कुछ भी हो, चाहे वो उनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, चाहे 60 साल से कम है, 80 साल से ज्यादा है, 80 साल से कम है, हर सिचुएशन में आपने स्लैब नंबर 1 यूज करना है फॉर नॉन रेसिडेंट मेल एंड फॉर नॉन रेसिडेंट फीमेल। उसके बाद इसी में कंटिन्यू करेंगे फॉर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली।
फॉर एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, फॉर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स, इन सब के लिए वेदर दे आर रेसिडेंट और दे आर नॉन रेसिडेंट। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हिंदू अनडिवाइड फैमिली है, एओपी बीवाई है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, चाहे वो रेसिडेंट हो या वो नॉन रेसिडेंट हो, दोनों सिचुएशंस में आपने स्लैब नंबर 1 को इस्तेमाल करना है। मेरे बेटे ध्यान रखना, मैंने आपको पिछला चैप्टर करवाया था रेसिडेंशियल स्टेटस का, वो चैप्टर हमने पहले किया, टैक्स कैलकुलेशन बाद में कर रहे हैं, कारण अब आपको समझ आया। आपको याद है मैंने आपको रेसिडेंशियल स्टेटस में ये बात करवाई भी थी, लिखवाई भी थी कि हमारे देश में रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करने के पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण, किसी भी व्यक्ति की इनकम इंडिया में टैक्सेबल करनी है या टैक्सेबल नहीं करनी है, ये डिपेंड करता है उसके रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। आपने भी देखा सेक्शन नंबर 5 में ROR की इनकम के ऊपर ज्यादा टैक्स लगता है, उसके कंपैरेटिवली NOR की इनकम के ऊपर कम टैक्स लगता है, और सबसे कम टैक्स चार्ज किया जाता है नॉन रेसिडेंट की इनकम के ऊपर। ये बात सेक्शन में 5 में सीखी थी हमने। तो कौन सी इनकम के ऊपर कौन सी इनकम टैक्सेबल करनी है, कौन सी इनकम टैक्सेबल नहीं करनी है, ये डिपेंड करता है रेसिडेंशियल स्टेटस पे। और मेरे बेटा, अगर उसकी इनकम टैक्सेबल करनी है तो फिर टैक्स रेट हमने कौन सा यूज करना है, टैक्स रेट कौन सा यूज करना है, ये भी डिपेंड करेगा रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। याद रखिएगा, अगर रेसिडेंट मेल है, रेसिडेंट फीमेल है, नॉन रेसिडेंट मेल है, नॉन रेसिडेंट फीमेल है, तो उस केस में दोबारा से देखिएगा, रेसिडेंट मेल है, रेसिडेंट फीमेल है, उम्र 60 साल से कम है। अब आपके मन में प्रश्न आया होगा, सर अगर उम्र 60 साल से ज्यादा हो तो क्या करूं? कुछ मत करना, स्लैब नंबर 1 छोड़ के स्लैब नंबर 2 पे चले जाना। लेकिन नॉन रेसिडेंट मेल, नॉन रेसिडेंट फीमेल के लिए आपने हमेशा स्लैब नंबर 1 यूज करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज। उनकी एज मैटर नहीं करेगी, आपने हमेशा स्लैब नंबर 1 यूज करना है नॉन रेसिडेंट मेल, नॉन रेसिडेंट फीमेल के लिए। सो मेरे बेटा, यहां पे अब हमें समझ आ गया कि टैक्स रेट्स आर आल्सो डिपेंडेंट अपॉन रेसिडेंशियल स्टेटस। अब इनका स्लैब नंबर 1 क्या बताता है, टैक्स रेट क्या है? स्लैब 1 के हिसाब से टैक्स रेट ऑफ स्लैब 1 इज, स्लैब 1 का टैक्स रेट क्या है? अगर आपकी इनकम अप टू 2,50,000 की आपकी इनकम है तो आपके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होगा। अगर आपकी आमदनी 2,50,000 के बराबर या उससे कम है तो सरकार ने कहा हम आपसे कोई टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसकी आमदनी 20,000 रुपए महीने की है, कि नौकरी करता है, 20,000 रुपए महीने का कमाता है, तो 20,000 को अगर हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरे साल का बन जाता है 2,40,000 रुपए। और क्योंकि अमाउंट 2,40,000 रुपए है जो कि 2.5 लाख रुपए से कम है, सरकार ने कहा हम आपसे टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? कोई रीजन? हाँ, रीजन है। सरकार की सोच यहां पे यह है कि आपकी एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम तक आपको पैसे की जरूरत पड़ती है टू मीट योर डे टू डे एक्सपेंसेस। मेरे बेटा, एक इंसानियत का असूल है कि रोटी, कपड़ा, मकान के लिए सबको पैसे की जरूरत है। रोटी, कपड़ा, मकान आप बेसिक नेसेसिटीज। आज की डेट में बेसिक नेसेसिटीज में 2 चीजें और जोड़ दीजिए, वन इज योर हेल्थ एक्सपेंसेस एंड अदर वन इज योर इंटरनेट। हेल्थ एंड इंटरनेट, they are also the basic necessities। तो आज की डेट में बेसिक नेसेसिटीज इनफॉर्मली, अनकन्फर्म्ड बता रहा हूं, बेसिक नेसेसिटीज आर रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ फैसिलिटीज एंड इंटरनेट। तो इन सभी चीजों के लिए सरकार ने कहा आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो कुछ पैसा सरकार ने माफ कर दिया।
इन सारी सुविधाओं को मीट आउट करने के लिए सरकार ने कहा आपको पैसे की जरूरत पड़ती है बेसिक नेसेसिटीज के लिए, उतना पैसा जो बेसिक नेसेसिटीज के लिए पूरा पड़े उसको हम लोग बोलेंगे एज एग्जेम्प्टेड अमाउंट। तो वो अमाउंट कितना है? अगर हम लोग स्लैब नंबर 1 की बात करें तो स्लैब नंबर 1 सरकार ने 2.5 लाख रुपए बना है। मेरे बेटा इस 2.5 लाख को हम लोग बोलते हैं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। दिस इज कॉल्ड एज बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। मेरे बेटा ये जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट स्लैब नंबर 1 में 2.5 लाख रुपए रखी गई है। स्लैब नंबर 2 अभी करवाऊंगा, वहां पे ये लिमिट 3 लाख रुपए रखी गई है, और फिर स्लैब नंबर 3 करवाऊंगा जहां पे ये लिमिट 5 लाख रुपए की रखी गई है। ये अलग अलग स्लैब्स में अलग अलग लिमिट है, ये आपको याद होना चाहिए। और क्योंकि आपको याद होना चाहिए इस वजह से यहां पे इस पॉइंट पे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का ये एक छोटा सा वीडियो क्लिप। एंड हियर कम्स दैट स्मॉल वीडियो क्लिप फॉर यू, गो फॉर इट। दोस्तों यहां पे हम लोग बेसिक एग्जेम्पशंस के बारे में बात कर रहे हैं। जब सरकार टैक्स चार्ज करती है तो टैक्स चार्ज करने के केस में सरकार बेसिक कुछ एग्जेम्पशंस प्रोवाइड करती है। सरकार को यह बात अच्छे से पता है कि आपको अपने सर्वाइवल के लिए कुछ पैसे की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि आपको डेली बेसिस पे खाना खाना है, आपको अपने कपड़ा खरीदना है तन ढकने के लिए, आपको अपना मकान के लिए किराया पे करना है, या फिर अपने मकान की लोन की इंस्टॉलमेंट पे करनी है। तो इन सभी कामों के लिए बेसिक सर्वाइवल के लिए आपके पास कुछ पैसा हाथ में होना चाहिए, और सरकार ने वो पैसा आपको एग्जेम्प्ट कर दिया है। ये कितना पैसा होगा याद रखिएगा बेटा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी उम्र 80 साल से ज्यादा है, जैसे कि आपने जरूर ऑब्जर्व किया होगा महाशय दी हट्टी, ये वाले जो बुजुर्ग अंकल जी हैं इनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है। इसी प्रकार से डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है। इसी प्रकार से हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब, इनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है। इन सब के लिए सरकार ने एग्जेम्पशन लिमिट दी है 5 लाख रुपए की। इसी प्रकार से अगर किसी की उम्र 60 साल से ज्यादा हो, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी साहब, इस प्रकार से अमिताभ बच्चन साहब, और ये सभी लोग जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है लेकिन 80 साल से कम है, इनको कहा जाता है सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन को सरकार ने एक छूट दी है 3 लाख रुपए की। और मेरे बेटा जिनकी उम्र 60 साल से कम है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, मैं हो सकता हूं, आप भी हो सकते हैं, आपके माता पिता, मेरे भाई बहन, आपके भाई बहन, हम सब के लिए सरकार ने छूट दी है 2,50,000 रुपए की। जो बुजुर्ग लोग हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, अमिताभ बच्चन साहब, नरेंद्र मोदी साहब, इनको 50,000 रुपए की एक्स्ट्रा छूट दी गई है, क्योंकि इनके कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस बाकियों के मुकाबले में ज्यादा हो सकते हैं। इनको कहा जाता है सीनियर सिटीजन। जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है उनको कहा जाता है सुपर सीनियर सिटीजन। सुपर सीनियर सिटीजन के लिए मेडिकल एक्सपेंसेस काफी ज्यादा होंगे। दूसरी बात, इन्होंने सारी जिंदगी अपने टैक्सेस पे किए होंगे, तो सरकार ने कहा कि 80 साल से के बाद की उम्र में हम आपसे टैक्स कम चार्ज करेंगे, और 5 लाख रुपए की छूट सरकार ने इन सबको अलाउ कर दी है। हाँ जी बेटा, आप लोगों ने बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का ये वाला छोटा सा वीडियो भी देख लिया है। आपको समझ आ गया कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट सरकार क्यों दे रही है, एक बेसिक पैसा आपके लिए माफ क्यों किया जा रहा है, टैक्स चार्ज क्यों नहीं हो रहा है उसके ऊपर। आइए मेरे बेटा यहां से हम लोग आगे चले तो स्लैब नंबर 1 में आपकी जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 2.5 लाख रुपए की। उसके बाद सरकार ने कहा नेक्स्ट अप टू 2.5 लाख रुपए आपके ऊपर टैक्स बहुत कम, सिर्फ 5% का चार्ज होगा। मैंने बेटा याद रखना, पूरे हिंदुस्तान के छोड़ के पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी चले जाओ,
आपको इतना कम टैक्स रेट पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा। ये हमारी भारत सरकार है जो हमें 5% का टैक्स रेट दे रही है, जो कि बहुत कम है। उसके बाद नेक्स्ट अप टू 5 लाख द टैक्स रेट इज 20%, और अगर इसके बाद भी कुछ बैलेंस बच जाए तो टैक्स रेट हो जाएगा 30%। तो मेरे बच्चे याद रखिएगा, ये आपने अपनी इनकम को इस तरीके से अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की इनकम है 11 लाख रुपए। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसकी इनकम है 11 लाख रुपए, तो आपने इस 11 लाख की कैलकुलेशन कैसे करनी है? 11 लाख की कैलकुलेशन आप इस प्रकार से करेंगे कि पहले 2.5 लाख रुपए, 11 लाख में से 2.5 लाख रुपए आप माफ कर देंगे, उसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होगा। तो 11 लाख में से 2.5 लाख रुपए चला गया, तो मेरे हिसाब से बच गया 8.5 लाख रुपए। उस 8.5 लाख रुपए में से अगले 2.5 लाख रुपए तक का टैक्स चार्ज होगा 5%। तो 8.5 लाख में से 2.5 लाख रुपए और निकाल दीजिए, अब बच गया आपके पास 6 लाख रुपए। उस 6 लाख रुपए में अगले 5 लाख का टैक्स रेट लगेगा 20%। ठीक है जी, वो भी हटा देते हैं, तो बैलेंस बच गया 1 लाख रुपए। उस 1 लाख के बैलेंस के ऊपर टैक्स लगेगा 30% के हिसाब से। और मेरे बच्चे यस याद रखिएगा, सरचार्ज भी है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी है, वो तो हमेशा लगाना ही लगाना है आप लोगों ने। आइए बच्चे, यही एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, यही एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल देखिएगा, मिस्टर ए इज 41 years of age and is resident of India। मेरे बच्चे, ये जानकारी आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी, और अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन मान लेते हैं क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है उसकी उम्र की, या इंफॉर्मेशन नहीं है उसके रेसिडेंशियल स्टेटस की, तो आप बाय डिफॉल्ट अज्यूम करेंगे कि वो इंडिया का रेसिडेंट है, और आप बाय डिफॉल्ट अज्यूम करेंगे कि उसका जो एज है वो 60 ईयर से कम का है। तो 60 साल से कम की उम्र आप अज्यूम करेंगे, और साथ में वो रेसिडेंट है, ये भी आप अज्यूम करेंगे। और मैंने आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दी है, मिस्टर ए इज 41 years of age and is a resident of India। His total income for previous year 18-19, that means assessment year 19-20 is 11 लाख रुपए। अगर उसकी आमदनी 11 लाख रुपए है, तो इस 11 लाख के ऊपर काम कैसे करेंगे? मेरे बेटा, यहां पे मैं एक बक्सा बना के दे रहा हूं, जो कि आपको सिर्फ समझाने के लिए है। आप एग्जाम के अंदर ऐसे कभी नहीं करेंगे, नेवर एवर। कैसे? 11 लाख की आमदनी है, इस 11 लाख की आमदनी को आप अलग अलग हिस्सों में बांटेंगे, 4 हिस्से बन जाएंगे इसके, 4 हिस्से बन जाएंगे। पहले 2.5 लाख रुपए की आमदनी के ऊपर टैक्स लगेगा 0। उस 11 लाख में से बाकी जो बच गया 2.5 लाख रुपए, उसके ऊपर टैक्स लगेगा 5% के हिसाब से। उसके बाद अगले 5 लाख की इनकम के ऊपर 20% का टैक्स लगेगा, और बैलेंस बचा 1 लाख रुपए, जिसके ऊपर 30% का टैक्स चार्ज होगा। तो 2.5 लाख का 0, अगले 2.5 लाख का 5%, अगले 5 लाख का 20%, और उसके बाद जो बच गया 30% का टैक्स चार्ज होगा। यह है तरीका काम करने का। एग्जाम में आपने ऐसे नहीं करना। फिर मन में प्रश्न आया कि साहब एग्जाम में कैसे करना है? हाँ, एग्जाम में आपने ऐसे करना है, हेडिंग जरूर देंगे आप, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। आपने टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन करनी है, तो फर्स्ट 2.5 लाख रुपए की इनकम के ऊपर जो टैक्स अमाउंट है दैट इज 0। इससे हम लोग बोलते हैं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। उसके बाद नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर 5% का टैक्स लगेगा। अब 2.5 लाख का 5% कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 12,500।
2.5 लाख का 5% कैलकुलेट किया तो आया भाई 12,500। तो नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर 20% का टैक्स है। 5 लाख का 20% विल कम टू 1 लाख रुपए। बैलेंस बचा हुआ 1 लाख, जिसका 30% के हिसाब से 30,000 रुपए का टैक्स बनता है। मेरे बेटा ये टोटल टैक्स अमाउंट है 12,500 जमा 1 लाख जमा 30,000, तो ये टोटल बन गया 1,42,500। अब मन में प्रश्न आता है कि साहब क्या यहां पे इसके बाद सरचार्ज ऐड करना है या नहीं करना? आओ जरा एनालाइज करें, क्या सरचार्ज ऐड करना है या नहीं करना। ध्यान देना, मिस्टर ए लिखा हुआ है तो एक इंडिविजुअल का केस है। उस इंडिविजुअल के केस में सरचार्ज तब लगता है जब इनकम 50 लाख से ज्यादा हो। इस केस में बेचारा गरीब है, सिर्फ 11 लाख की आमदनी है, भाई सरचार्ज क्यों लगाओगे उसके ऊपर? देयर विल बी नो सरचार्ज। तो यहां पे सरचार्ज विल बी 0 सिंस टोटल इनकम इज लेस देन 50 लाख। आप टैक्स में जोड़ दोगे सरचार्ज, टैक्स में सरचार्ज जोड़ के आप दिखाओगे तो यह आएगा 1,42,500। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक प्रश्न चल रहा होगा और वो ये है कि सर अगर सरचार्ज 50 लाख से कम की इनकम के ऊपर नहीं लगता तो क्या यहां शो फिर भी करना है? हाँ मेरे बेटा, यहां पे शो आपने फिर भी करना है, चाहे वो अमाउंट 50 लाख से कम है, सरचार्ज नहीं लग रहा, तो भी आपने यहां पे शो जरूर करना है कि द अमाउंट इज 0। टैक्स प्लस सरचार्ज आ गया 1,42,500। अब आप इसके अंदर ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जिसको हम लोग बोलेंगे HEC। इसका रेट होगा 4%। 4% किसका? 1,42,400 का 4% यह आ जाता है 5700 रुपए। जोड़ देंगे तो आ जाएगा जी 1,48,200। 1,48,200 becomes the tax amount on the income of 11 लाख रुपए। So this is tax amount। 1,48,200 का टैक्स पे करना होगा अगर किसी की आमदनी है 11 लाख रुपए की। मेरे बेटा आपको क्या लगता है कि 11 लाख की आमदनी के ऊपर 1,48,200 1,48,200 का टैक्स देना है तो ये टैक्स बहुत ज्यादा है? डू यू थिंक ये टैक्स अमाउंट बहुत ज्यादा है? आंसर इज नो, ये टैक्स अमाउंट ज्यादा नहीं है। और क्योंकि ये टैक्स रेट ज्यादा नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमें एक बात सीखनी होगी जिसका नाम है एवरेज रेट ऑफ टैक्स। एवरेज रेट ऑफ टैक्स, हमारा रेट ऑफ टैक्स में एवरेज कितना है? एवरेज रेट ऑफ टैक्स क्या है? एवरेज रेट ऑफ टैक्स का मतलब है टैक्स लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल इनकम मल्टीप्लाई बाय 100। जरा करके देखते हैं। हमारी टैक्स लायबिलिटी है 1,48,200 1,48,200 डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। हमारी टोटल इनकम कितनी है? हमारी टोटल इनकम है 11 लाख रुपए। 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू बी सरप्राइज टू नो डिवाइडेड बाय 11 लाख in terms of percentage, this comes to only 13.47%। आप सिर्फ 13%, 13.5% का टैक्स पे कर रहे हैं इस एग्जाम्पल के अंदर। हर एग्जाम्पल के अंदर ये परसेंटेज चेंज होगा। इस एग्जाम्पल के अंदर जो टैक्स का रेट परसेंटेज आप में पे कर रहे हैं वो है 13.47%, विच टू माई ओपिनियन इज वेरी वेरी जस्टिफाइड। ऑन द लोअर साइड है, लेकिन ये कंसेप्ट आपने जरूर करके जाना है। एवरेज रेट ऑफ टैक्स, एवरेज रेट ऑफ टैक्स का मतलब कि टैक्स का अमाउंट कितना आ रहा है आपकी इनकम के ऊपर, उसका आपने एक परसेंटेज कैलकुलेट कर लेना है।
एवरेज रेट ऑफ टैक्स का ये कंसेप्ट दोबारा मैं आपके साथ यूज करूंगा आने वाले कुछ दिनों में, जब हम लोग चैप्टर करेंगे टीडीएस में इसका दोबारा इस्तेमाल होगा। मेरे बेटा, हम लोग यहां पे टाइप ऑफ पर्सन के टैक्स रेट्स कर रहे हैं, जिसमें कैटेगरी ए इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन की बात हो रही है। इसके अंदर मैंने आपको कहा स्लैब नंबर 1 हम लोग यूज करेंगे। किस किस के लिए यूज करेंगे? रेसिडेंट मेल जिसकी उम्र 60 साल से कम, रेसिडेंट फीमेल जिसकी उम्र 60 साल से कम, नॉन रेसिडेंट मेल, नॉन रेसिडेंट फीमेल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, चाहे वो रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, आपने सबके लिए कैटेगरी ए में स्लैब नंबर 1 इस्तेमाल करना है। मैंने आपको उससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी करवा दिए हैं, लेकिन ये अभी हमने सिर्फ स्लैब नंबर 1 किया है, 2 स्लैब्स अभी और बचे हुए हैं। सो दिस इज स्लैब नंबर 2। हियर कम्स द स्लैब नंबर 2 फॉर यू, टैक्स स्लैब 2। फर्स्ट, 3 लाख के इनकम के ऊपर टैक्स का अमाउंट विल बी 0। मेरे बेटा ध्यान देना, स्लैब नंबर 2, अच्छा पहले तो ये लिखना है स्लैब नंबर 2 यूज किसके लिए होता है, वो तो मैंने बताया नहीं। स्लैब नंबर 2 इज यूज फॉर रेसिडेंट मेल्स एंड फीमेल्स। रेसिडेंट होना चाहिए, मेल हो या फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 बट लेस देन 80। तो बेटा ध्यान देना, ऐसा व्यक्ति जो इंडिया का रेसिडेंट है, उम्र 60 साल से ज्यादा है, 80 साल से कम है। अभी कुछ दिन पहले हम केबीसी का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और केबीसी में अमिताभ बच्चन साहब होस्ट हैं। यह ध्यान देना, अमिताभ बच्चन की उम्र 76 ईयर्स की है और अभी केबीसी के प्रोग्राम के दौरान अक्टूबर के महीने में उनका जन्मदिन आएगा और हमें पता चलेगा कि 76 ईयर्स पूरे हो गए और साथ साथ में 77 ईयर्स उनका स्टार्ट हो गया। तो अमिताभ बच्चन इज अंडर दिस कैटेगरी जहां पे उम्र 60 साल से ज्यादा लेकिन 80 साल से कम है। ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं एज सीनियर सिटीजन। ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं सीनियर सिटीजन। और याद रखना, सीनियर सिटीजन को 50,000 रुपए की एक्स्ट्रा छूट दे दी। बेसिक एग्जिबिशन में 2.5 लाख रुपए का नहीं है, 3 लाख का है। कारण वीडियो क्लिप पे आपने देखा था, कारण आपको समझ आ गया होगा। मेडिकल एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं इस उम्र में, इस वजह से सरकार ने छूट भी थोड़ी सी ज्यादा दे दी है। उसके बाद नेक्स्ट, 2 लाख के ऊपर 5% का टैक्स है। नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर 20% का टैक्स है और अगर कुछ बैलेंस बच जाए तो उस बैलेंस पे 30% का टैक्स चल जाएगा। आप में से शायद कोई स्टूडेंट ये बात सोच रहा होगा कि साहब क्या चक्कर है, 10% का कोई कैटेगरी ही नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक, 10% की कोई कैटेगरी नहीं है। टैक्स रेट है 5%, 20%, 30%, 10% की कोई कैटेगरी नहीं है। और स्लैब नंबर 2 में आते हैं सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन वो है जो रेसिडेंट है, मेल है, फीमेल है और जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा, 80 साल से कम की है। मेरे बच्चे, इसके बाद स्लैब नंबर 3 आप लगाएंगे। स्लैब नंबर 3 यूज किसके लिए होगा? यूज फॉर इंडिविजुअल who can be male और who can be female। तो इंडिविजुअल जो कि मेल हो या फीमेल हो, बट whose age is greater than 80 years। बेटा ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 80 साल के बराबर या 80 साल से कम है, वो आएगा स्लैब नंबर 2 में। लेकिन जैसे ही उम्र 80 साल से बढ़ जाएगी तो उस केस में स्लैब नंबर 3 इस्तेमाल किया जाएगा। स्लैब नंबर 3 देखिए क्या कहता है। स्लैब नंबर 3 कहता है कि पहले 5 लाख रुपए तक टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा, 0 टैक्स। 5 लाख की आमदनी तो बहुत बड़ी आमदनी होती है भाई, छोड़ दी सरकार ने।
और सरकार ने इस कैटेगरी के लोगों को नाम दे दिया दैट इज वेरी सीनियर सिटीजन, वेरी सीनियर सिटीजन। अब ना मेरे को ये पढ़ के हमेशा बड़ी हैरानगी होती है। हमारी सरकार भी बड़ी अजीब है। हमारी सरकार ने बुड्ढों को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, बुजुर्ग लोगों को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, छोटा बुड्ढा, बड़ा बुड्ढा। छोटा बुड्ढा वो जो कैटेगरी 2 में स्लैब नंबर 2 में आ रहा है, बड़ा बुड्ढा वो जो कैटेगरी 3 में स्लैब नंबर 3 में आ रहा है। मेरे बेटा, पहले 5 लाख की आमदनी के ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होगा। दैट मीन्स छूट दे दी है, मेडिकल एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए सरकार की तरफ से छूट आ गई है। उसके बाद नेक्स्ट, अप टू 5 लाख टैक्स चार्ज होगा 5% के हिसाब से, अब सॉरी 20% के हिसाब से। और इसके बाद अगर कुछ बैलेंस बच गया तो उस बैलेंस पर टैक्स चार्ज होगा 30% के हिसाब से। तो बेटा पहले 5 लाख तक 0, उसके बाद अगले 5 लाख रुपए तक 20%। अब फिर मन में यहां पे डाउट आया। डाउट ये आया कि सर 10% वाली कैटेगरी कहां गई और 5% वाली कैटेगरी कहां गई? भाई कोई परेशानी वाली बात नहीं है, दोनों कैटेगरी हमारी सरकार खा गई। सरकार कहती है कि अगर आपकी आमदनी 5 लाख रुपए तक है तो दैट मीन्स 2.5 लाख रुपए से कम है या 2.5 लाख के बराबर है, 5 लाख से कम है। तो सरकार का मानना यहां पे ये है कि 5 लाख तक आपके मेडिकल एक्सपेंसेस वगैरह जो मीट आउट होने हैं वो हो जाएंगे। 5 लाख के बाद हम आपसे टैक्स चार्ज करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन एक पैरिटी, एक बराबरी रखनी है, एक पैरिटी रखनी है। इस तरह से अगले 5 लाख के ऊपर 20% का इन्होंने स्लैब लगा दिया है। मेरे बेटा अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, 20% की कैटेगरी तक आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो स्लैब नंबर 1 हम लोग कर रहे थे। स्लैब नंबर 1 10 लाख की आमदनी तक चेक करो। 2.5 लाख का 0, 2.5 लाख का 5%, 5 लाख का 20%, दैट इज टोटल इज 5 और 7.5 और 2.5 10 लाख रुपए तक टैक्स आ रहा है 20%। 10 लाख से ज्यादा होगा तो टैक्स का रेट लगेगा 30%। इसी प्रकार से स्लैब नंबर 2 में अगर आप देखें तो 5 लाख रुपए तक टैक्स का अमाउंट आ रहा है 5%। और 5 लाख के बाद अगले 5 लाख तक टैक्स का रेट 20% और बैलेंस में 30%। नाउ ये गवर्नमेंट ने इस तरीके से इसकी डिजाइनिंग करी हुई है। स्लैब नंबर 3 में अगर आप देखें तो 5 लाख तक 0 हो गया, इस वजह से 5% की कैटेगरी गायब हो गई। अगले 5 लाख का 20 और बैलेंस का 30% का टैक्स चार्ज होगा। मेरे बेटा एक छोटा सा उदाहरण, एक छोटा सा एग्जाम्पल बात को और अच्छे से समझने के लिए ध्यान से कीजिएगा। मिस्टर ए क्या एग्जाम्पल दे रहा हूं। मिस्टर ए हैज टोटल इनकम ऑफ 58 लाख। एक व्यक्ति है मिस्टर ए जिसकी सालाना आमदनी 58 लाख रुपए की है, 58 लाख रुपए की है। कैलकुलेट हिज टैक्स इन इंडिया assuming that आपने टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट करना है इंडिया में। अज्यूम क्या करना है? assuming that पॉइंट ए, मिस्टर ए इज रेसिडेंट बट एज इज 89 ईयर्स। 89 ईयर्स की एज है और इंडिया का रेसिडेंट है। स्लैब नंबर 3 यूज होगा, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट बी, मिस्टर ए इज रेसिडेंट बट एज इज 59 ईयर्स। तो एक रेसिडेंट है और उम्र उसकी 59 ईयर्स की है। याद रखिएगा 59 का मतलब होगा स्लैब नंबर 1 अप्लाई हो जाएगा यहां पे। पॉइंट सी, मिस्टर ए इज रेसिडेंट बट एज इज 65 ईयर्स। तो मैंने आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर तीनों सिचुएशन करवा दी। अगर उम्र 80 साल से ज्यादा है तो क्या होगा,
अगर उम्र 59 ईयर्स की है, दैट इज 60 साल से कम है, तो क्या होगा? अगर उम्र 65 साल है, दैट इज 60 साल से ज्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सारी की सारी बातें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मेरे बेटा कैटेगरी नंबर 1 पे आते हैं। पहले कैटेगरी नंबर 1 रेसिडेंट है और उम्र इज ग्रेटर देन 80 ईयर्स, दैट इज ही इज अ वेरी सीनियर सिटीजन। बुजुर्ग व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति ने सारी उम्र टैक्स दिया होगा। बुजुर्ग व्यक्ति इस उम्र में आके बीमार हो रहा है, बीमारी के इलाज के लिए पैसा चाहिए, सरकार ने एग्जम्पशन लिमिट को बढ़ा दिया। सरकार ने कहा भाई ऐसा है, पहले 5 लाख रुपए तक हम आपसे कोई टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, तो 0 टैक्स आ गया पहले 5 लाख रुपए तक। उसके बाद अप टू नेक्स्ट 5 लाख, पहले 5 लाख को छोड़ के अगले 5 लाख, अगले 5 लाख के ऊपर 20% के हिसाब से 1 लाख रुपए का टैक्स आएगा। बैलेंस जो भी बच गया उसके ऊपर 30% का टैक्स चार्ज होगा। अब जरा एनालाइज करते हैं कि बैलेंस बचा कितना। मेरे बच्चे याद रखिएगा, टोटल आमदनी है 58 लाख रुपीस, और इस 58 लाख रुपीस में से 10 लाख रुपए के ऊपर तो हम लोग ऑलरेडी टैक्स चार्ज कर चुके हैं। बाकी क्या बचा? बाकी बचा हमारे पास 48 लाख रुपीस। तो 30% ऑफ 48 लाख आप कैलकुलेट करेंगे। मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं कर रहा हूं कैलकुलेशन। 4,80,000 का 30% कम्स टू 1,44,000। तो दिस इज 1,44,000। आप इन सबको ऐड कर देंगे। 144 प्लस 1 लाख इज इक्वल टू 2,44,000। 2,44,000। तो मेरे बेटा ध्यान देना, अब इसका जो टैक्स का अमाउंट है वो टैक्स का अमाउंट आ गया 2,44,000 रुपीज का। नाउ क्योंकि टैक्स का अमाउंट है 2,44,000 रुपीज और उसकी इनकम 58 लाख रुपीज है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर इनकम 50 लाख से ज्यादा होगी, अगर इनकम 50 लाख से ज्यादा होगी तो सरचार्ज लगेगा। कितना लगेगा सरचार्ज? 10% का सरचार्ज लगेगा। तो यहां पे हम लोग अब नेक्स्ट क्या लगाने वाले हैं? यहां पे अब नेक्स्ट हम लोग लगाने वाले हैं, यहां पे नेक्स्ट हमारा लगेगा सरचार्ज। सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10%। ब्रैकेट में लिख दे रहा है सिंस टोटल इनकम इज ग्रेटर देन 50 लाख। तो इसका 10% कैलकुलेट करूंगा तो याद आएगा 24,400। दोनों को जोड़ देंगे, हमारे पास आएगा टैक्स प्लस सरचार्ज 24,400 प्लस करके तो याद आता है 2,68,400। 268,400। अब आप इसके अंदर एक और चीज ऐड करेंगे, दैट इज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% का। इसका 4% कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 10736। ऐड कर देंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा 279,136। 279,136 सरचार्ज को मिला के, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को मिला के। लो मेरे बेटा, यहां पे अब एक और बड़ा जबरदस्त कंसेप्ट इमर्ज होकर सामने आ गया। अब वो कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि आपने हमेशा राउंड ऑफ करना है। यू ऑलवेज हैव टू राउंड ऑफ द अमाउंट। क्या राउंड ऑफ करेंगे? ध्यान से देखिएगा, राउंड ऑफ या राउंडेड ऑफ। आपने हमेशा राउंड ऑफ या राउंडेड ऑफ करना है। किस चीज को राउंड ऑफ करना है? ध्यान से करिएगा, दोनों चीजें राउंड ऑफ होंगी। टोटल इनकम को भी राउंड ऑफ करेंगे और टैक्स लायबिलिटी को भी राउंड ऑफ करेंगे। ये वाली बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं चैप्टर नंबर 1 के अंदर। टोटल इनकम को राउंड ऑफ करने का सेक्शन यूज करते हैं 288A और टैक्स लायबिलिटी को राउंड ऑफ करने के लिए सेक्शन यूज करते हैं 288B। और इन दोनों सिचुएशंस में कॉमन बात आ जाती है।
इन दोनों सिचुएशन में कॉमन बात आ जाती है, एनी पैसाज इज टू बी इग्नोर्ड। मेरे बेटा अगर मान लीजिए यहां पे आ रहा होता 2,79,136 रुपीज 38 पैसा, तो पैसास को कोई भी फिगर ऑफ पैसास के आपने उस पैसास को इग्नोर कर देना है। तो एनी पैसास इज टू बी इग्नोर्ड। इफ लास्ट डिजिट इज 5 और मोर, देन round off to higher multiples, then round off to higher multiples of ₹10। मेरे बेटा जरा यहां पे देखिएगा, हमारे इस एग्जांपल के अंदर लास्ट फिगर है 6। 6 का मतलब है कि ये 5 से ज्यादा है। जब कभी भी आखिरी डिजिट 5 हो या 5 से ज्यादा हो तो आप उसे राउंड ऑफ करेंगे ऑन द हायर वैल्यू। सो राउंड ऑफ करना है, राउंडेड ऑफ टू हायर मल्टीपल्स ऑफ ₹10, हायर मल्टीपल्स ऑफ ₹10। बट इफ लास्ट डिजिट इज लेस देन 5, then we have to round off to lower multiples of ₹10। तो मेरे बच्चे यहां जाके हमारा ये बक्सा कंप्लीट हो जाता है। आपको बहुत बहुत ध्यान से ये सारे के सारे कंसेप्ट्स करने होंगे, प्रिंसिपल्स करने होंगे। एग्जाम के अंदर राउंड ऑफ करके आना आपके लिए जरूरी है, कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं है। तो अगर हम लोग इसी क्वेश्चन की बात करें तो यहां पे राउंड ऑफ होगा, राउंड ऑफ अंडर सेक्शन 288B, क्योंकि टैक्स लायबिलिटी है इसलिए बी लिख दिया। दिस विल बी 279,140। तो 4 पे एक्स्ट्रा टैक्स आपको सरकार को देना होगा। दिस इज द प्रिंसिपल, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ राउंडिंग ऑफ। टोटल इनकम को राउंड ऑफ करना है तो 288A लगेगा, टैक्स लायबिलिटी को राउंड ऑफ करना है तो 288B लगेगा। दोनों में राउंड ऑफ किया जाता है इन द मल्टीपल्स ऑफ ₹10। तो मेरे बच्चे इस एग्जाम्पल का अभी सिर्फ एक पार्ट हुआ जहां पे हम लोगों ने स्लैब नंबर 3 को यूज किया। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि अगर रेसिडेंट है और उम्र 59 ईयर्स है तो क्या करें। अगर रेसिडेंट है और उम्र 59 ईयर्स की है तो दैट मीन 60 से कम है। क्योंकि उम्र 60 से कम है तो आपने यहां पे स्लैब नंबर 1 यूज करना है। सो एग्जाम्पल का सोल्यूशन कर रहे हैं। टोटल इनकम 58 लाख, मेरे ख्याल से 58 ही है, मैं भूल तो नहीं गया। यस, 58 लाख रुपीस की इनकम है। टोटल इनकम इज 58 लाख। स्लैब नंबर 1 यूज करेंगे हम लोग। फर्स्ट 2.5 लाख रुपए की आमदनी तक टैक्स का अमाउंट 0 होगा। उसके बाद 2.5 लाख की आमदनी के ऊपर 5% के हिसाब से 12,500 का टैक्स लगेगा। उसके बाद 5 लाख की इनकम के ऊपर 20% के हिसाब से 1 लाख रुपए का टैक्स लगेगा। और इसके बाद जो बैलेंस बच गया, बैलेंस तो डेफिनेटली बचेगा, 10 लाख रुपए हटा दो तो बैलेंस बचेगा 48 लाख रुपीस, जिसके ऊपर आपने 30% का टैक्स चार्ज करना है। तो 48 लाख का 30% कैलकुलेट किया तो ये आ गया 14,40,000। 14,40,000। अगर आप इन सबको ऐड कर दोगे तो आपके पास फिगर आ जाएगी, जमा 1 लाख जमा 12,500, ये आ गई हमारे पास 15,52,500। अब मन में प्रश्न आएगा कि साहब सरचार्ज लगेगा या सरचार्ज नहीं लगेगा। डेफिनेटली लगेगा, क्योंकि इनकम 50 लाख से ज्यादा है, सरचार्ज लगेगा एट द रेट ऑफ 10%। तो इसका भाई 10% कैलकुलेट कर लिया तो 10% आ गया 155,250। ऐड करने के बाद ये आ जाता है 170,7750।
इसमें अगेन आप ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% का, 4% किसका, इस टैक्स का 4%, तो 4% निकाल लीजिए। 170, 70, 50 का 4% निकाला, दैट कम्स टू 68,310। ऐड करके टोटल फिगर विल बी 1776060। लो जी, स्लैब नंबर 1 के हिसाब से भी हम लोगों ने टैक्स कैलकुलेशन कर लिया। अब आते हैं स्लैब नंबर 2 के हिसाब से। अगर स्लैब नंबर 2 है तो हमारा टैक्स अमाउंट कितना होगा? अगर स्लैब नंबर 2 है तो टैक्स अमाउंट कितना होगा? हमारी टोटल इनकम है 58 लाख रुपीस। टोटल इनकम 58 लाख रुपीस है। स्लैब नंबर 2 आप अप्लाई करेंगे। फर्स्ट 3 लाख रुपए तक टैक्स का अमाउंट 0, जो पहले 2.5 लाख रुपए था अब 3 लाख रुपए हो गया। अगर स्लैब नंबर 2 की बात करें, स्लैब नंबर 3 में ये फिगर बन जाती है 5 लाख रुपए। नेक्स्ट 2 लाख के ऊपर 5% के हिसाब से टैक्स चार्ज होगा। 2 लाख का 5% निकाला तो वो आ गया हमारे पास भाई 10,000 रुपए। नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर 20% के हिसाब से 1 लाख रुपए का टैक्स चार्ज होगा। और इसके बाद जो बैलेंस बच गया, बैलेंस बचा 48 लाख, उसका 30% का टैक्स चार्ज होगा। 48 लाख का 30% कम्स टू 14,40,000। सबको जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाता है 15,50,000। दिस इज टैक्स प्लस 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 सिर्फ टैक्स ही है, अभी तो कुछ हमने प्लस किया नहीं, इसमें टैक्स अमाउंट आ गया। अब आपने इसके अंदर ऐड करना है लास्ट में सरचार्ज। सरचार्ज कितना ऐड करेंगे? सरचार्ज 10% का ऐड करेंगे। इसका 10% कैलकुलेट किया तो आ गया 1,55,000। जोड़ने के बाद आ गया 1,70,000, 1,70,50,000 रुपए। नहीं, गलत तो नहीं बोल दिया, 17,05,000 रुपए। अब आपने इसके अंदर ऐड करना है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% के हिसाब से, तो इसका 4% निकाला 68,200 रुपए। जब दोनों को ऐड कर दिया तो आ गया 1,77,000, नहीं 17,73,200 इज द टैक्स लायबिलिटी। लो बेटा, तो मैंने एक ही उदाहरण के साथ आपको तीनों स्लैब्स में टैक्स रेट कैसे यूज होगा वो करवा दिया। साथ साथ में मैंने आपको बता दिया सिटीजन कौन होता है, सीनियर सिटीजन कौन होता है, वेरी सीनियर सिटीजन कौन होता है। बुढ़े लोगों को अलग अलग कैटेगरीज में हमारी सरकार ने डिवाइड कर दिया। एंड यहां जाके हमारा कैटेगरी ए कंप्लीट हो जाता है, जहां पे इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्संस की बात हो रही है। तो कैटेगरी नंबर 1 या कैटेगरी नंबर ए हम लोगों ने यहां पे कंप्लीट कर दिया है मेरे बेटा। इसके बाद कैटेगरी नंबर 2 हमारे पास आती है। कैटेगरी नंबर 2 बेसिकली डिस्कशन करता है किसके बारे में? बेसिकली डिस्कशन करता है फॉर द टैक्स रेट ऑफ अदर पर्संस, जैसे कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म एंड सो ऑन। बेटा अब हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट करना है कंसेप्ट कंपनी और पार्टनरशिप फर्म के जो टैक्स रेट्स हैं उनके बारे में। तो आप हेडिंग देंगे यहाँ पे कैटेगरी नंबर 2। कैटेगरी ए हम लोगों ने किया था इंडिविजुअल्स के केस में, अब हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे कैटेगरी बी। कैटेगरी बी किसके बारे में बात करती है? कैटेगरी बी मेक्स अ डिस्कशन फॉर पार्टनरशिप फर्म, मेक्स द डिस्कशन फॉर पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म एंड लोकल अथॉरिटी। इन सब के बारे में कैटेगरी बी में डिस्कशन कर रहे हैं। और कैटेगरी बी हमें बताता है कि इन सभी के लिए टैक्स रेट हम लोग यूज करेंगे 30% फ्लैट। फ्लैट 30%। अब मन में प्रश्न आ गया कि भाई ये फ्लैट का मतलब क्या होता है? फ्लैट का मतलब यहां पे ये है कि कोई बेसिक एग्जिबिशन नहीं दिया जाएगा। नो बेसिक
exemption limit is applicable. किसी प्रकार की कोई भी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अप्लाई नहीं होगी. बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का मतलब हम सबको अच्छे से पता है. स्लैब नंबर 1 यूज करते हैं तो 2.5 लाख रुपए, स्लैब नंबर 2 यूज करते हैं तो 3 लाख रुपए, स्लैब नंबर 3 यूज करते हैं तो 5 लाख रुपए. लेकिन यहां पे पार्टनरशिप फॉर्म, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी के केस में आपने कोई एग्जम्पशंस नहीं देने हैं. हाँ, याद रखिएगा, सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस विल अप्लाई. जो वो पहले मैं आपको रेट्स बता चुका हूं, उन रेट्स के हिसाब से आपने हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अप्लाई करना ही करना है. एक छोटा सा उदाहरण लिखना चाहे, एक छोटा सा उदाहरण लिख लेते हैं. XYZ इज अ पार्टनरशिप फॉर्म. मेसर्स लगा देना, MS लगा देना पहले. मेसर्स XYZ इज अ पार्टनरशिप फॉर्म, is a partnership firm with three partners with equal profit sharing ratio PSR. तीनों की इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, 3 पार्टनर्स हैं. The firm has total income of 64 लाख रुपीस. द पार्टनरशिप फर्म है, उसकी टोटल इनकम आ रही है 64 लाख रुपए. याद रखना 50 लाख से ज्यादा है, लेकिन 50 लाख से ज्यादा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सरचार्ज तो तब लगेगा जब 100 लाख से ज्यादा होगा, क्योंकि 100 लाख से ज्यादा नहीं है, इसलिए हम लोग सरचार्ज का कंसेप्ट यहां पे अप्लाई नहीं करेंगे. सो फर्म हैज अ टोटल इनकम ऑफ 64 लाख रुपीज, 64 लाख रुपए. कैलकुलेट its tax liability. आपने टैक्स लायबिलिटी का अमाउंट कैलकुलेट करना है, जो कि काफी आसान है. परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको बिल्कुल भी किसी भी तरह की. देखेंगे टैक्स रेट्स हमें क्या दिए हुए हैं. टैक्स रेट्स और हमारे पास टैक्स का अमाउंट कितना आएगा. कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी. कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी. टैक्स लायबिलिटी क्या है. टोटल इनकम कितना बताया था. टोटल इनकम मैंने आपको बताया था 64 लाख रुपए. टोटल इनकम 64 लाख. टैक्स एट द फ्लैट रेट ऑफ 30%, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म है इसलिए फ्लैट रेट लगेगा. 64 लाख का 30% अप्लाई किया तो आया 19,20,000. एड सरचार्ज. आप सोच रहे होंगे सरचार्ज लगाए या ना लगाए. नहीं लगाना, इनकम 100 लाख से कम की है, तो 19,20,000 रुपए का अमाउंट आ गया टैक्स प्लस सरचार्ज का. और फिर आपने इसके अंदर अब ऐड करना है हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% के हिसाब से. तो इसका 4% निकाला तो आया 76,800. दोनों को ऐड करके हमारे पास आ गया 19,96,800 रुपए का टैक्स लायबिलिटी. तो पार्टनरशिप फर्म की टैक्स लायबिलिटी है 19,96,800 रुपए. तो अगेन विच इज प्रिटी इजी एंड प्रिटी सिंपल, जो हम लोगों ने कर लिया. सो टैक्स रेट्स हम लोग कर रहे हैं. दोबारा से देख लीजिए हमारे चैप्टर की डिजाइनिंग कैसे चल रही है. हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं टैक्स रेट्स एज पर टाइप ऑफ पर्सन. ये चैप्टर का आधा पार्ट है. इसमें कैटेगरी 1 बनाया था इंडिविजुअल के लिए, HUF के लिए, AOP, BOI के लिए और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए. कैटेगरी B बनाया था पार्टनरशिप फर्म, LLP और लोकल अथॉरिटी के लिए. अब हम लोग कर रहे हैं कैटेगरी C कंपनी के लिए. कैटेगरी C में पहले कर लेते हैं फॉरेन कंपनी के लिए. फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट रहेगा फ्लैट 40%. सरचार्ज एंड हेल्थ एजुकेशन सेस will also apply.
इसके प्रोविजंस क्या है वो ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। सरचार्ज कब लगेगा? 100 लाख की इनकम से ज्यादा हो तब लगेगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो हर केस में लगेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ इनकम। 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो हमेशा लगाना ही लगाना है आपने। तो दिस इज कैटेगरी सी, समथिंग विच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अब थोड़ा सा एक ट्रिकी सा एरिया हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी मेरे बेटा, डोमेस्टिक कंपनीज के केस में आगे 2 कैटेगरीज बन जाती हैं। डोमेस्टिक कंपनी के केस में आगे फर्दर 2 कैटेगरीज बन जाती हैं। कौन सी 2 कैटेगरीज है? इफ टर्नओवर ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, इफ टर्नओवर ऑफ डोमेस्टिक कंपनी इज लेस देन और इक्वल टू 250 करोड़, इफ टर्नओवर ऑफ डोमेस्टिक कंपनी इज लेस देन और इक्वल टू 250 करोड़ इन प्रीवियस ईयर 2016-2017, अगर ऐसा है तो फिर ऑन इनकम ऑफ करंट ईयर, ऑन इनकम ऑफ 2018-2019 प्रीवियस ईयर 18-19, tax rate will be 25%। अच्छा, ये ऐसा क्यों है, उसके पीछे का कारण है वो मैं आपको बताऊंगा, पहले लिख लेते हैं। दूसरा, इफ टर्नओवर ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, इफ टर्नओवर ऑफ डोमेस्टिक कंपनी इज ग्रेटर देन 250 करोड़ इन प्रीवियस ईयर 2016-2017, तो ऐसे सिचुएशन में ऑन इनकम ऑफ करंट ईयर दैट इज प्रीवियस ईयर 2018-19, टैक्स रेट विल बी 30%। लो बच्चे, ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा मामला बन जाता है, लेकिन इसके पीछे कारण भी है। पहले आराम से देख लेते हैं। अच्छा, इसमें लिख देना एक लाइन, इसमें एक लाइन और लिख देना, सरचार्ज एंड हेल्थ एजुकेशन सेस विल ऑल्सो अप्लाई। मेरे बच्चे, डोमेस्टिक कंपनी का मतलब क्या है वो आप लोगों को अच्छे से आता है। मैंने आपके साथ पहले चैप्टर के अंदर ये सारी बातें डिस्कस करी थी। डोमेस्टिक कंपनी के केस में बी केयरफुल, डोमेस्टिक कंपनी के केस में आपको चेक करना होगा 2016-2017 में उसका टर्नओवर कितना था। 2016-2017 में अगर उसका टर्नओवर 2.5 करोड़ या 2.5 करोड़ से कम का था, तो करंट ईयर में उसके ऊपर टैक्स रेट लगेगा सिर्फ 25% का। लेकिन अगर 2016-17 में उसका टर्नओवर 2.5 करोड़ से ज्यादा का था, टर्नओवर सेल्स, तो करंट ईयर में जो टैक्स रेट होगा वो टैक्स रेट 30% का होगा। नाउ ये ऐसा क्यों है, उसके पीछे कारण है। देखिए कारण क्या है, आप सबको अच्छे से पता है। अभी एट प्रेजेंट बीजेपी इज इन द पावर, बीजेपी की सरकार चल रही है। नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर हैं एंड फाइनेंस मिनिस्टर इज अरुण जेटली। याद रखिएगा, अरुण जेटली। अरुण जेटली साहब बीच में बीमार हो गए थे, उनकी किडनी ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, और उस दौरान जब वो बीमार थे, जब वो छुट्टी पे थे, तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर वॉज पीयूष गोयल साहब। लेकिन उनके ठीक होने के बाद जब उन्होंने रीज्वाइन किया तो अरुण जेटली अगेन हैज बिकम द फाइनेंस मिनिस्टर। अरुण जेटली साहब जब 2014 में इलेक्शन जीत के फाइनेंस मिनिस्टर बने, इलेक्शन तो बाद में जीते थे, फाइनेंस मिनिस्टर बने, तो उन्होंने पहले साल वादा किया था, उसी साल वादा किया था सभी कॉर्पोरेट से कि साहब मैं आपके टैक्स रेट्स कम करूंगा। 2014 की बात बता रहा हूं। 2014 में उन्होंने वादा किया तो सारी कंपनी वाले नजर लगा के बैठे हुए थे कि भाई बजट आएगा, उसके अंदर टैक्स रेट कम हो जाएगा, मजा आ जाएगा, हमारे प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, टैक्सेस कम हो जाएंगे। 2014 का बजट आया, टैक्स रेट को
चेंज नहीं किया अरुण जेटली ने। कंपनी वालों ने सोचा चल कोई बात नहीं यार, इस साल नहीं किया अगले साल कर देगा, भाई ईमानदार बंदा है, बोला है कि टैक्स रेट कम करूंगा तो अगले साल कर देगा, इस साल नहीं हुआ कोई बात नहीं। तो 2015 की वेट करी सबने, 2015 में बजट आया, अरुण जेटली साहब ने फिर टैक्स रेट कम नहीं किया। उन्होंने कहा ना कोई टैक्स रेट कम नहीं करूंगा, भाग जाओ। अब कंपनी वालों को गुस्सा आया, सारे कॉर्पोरेट्स इकट्ठा हो गए और फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली के ऊपर दबाव डालने लगे कि जेटली साहब 2014 में आपने कहा था कि टैक्स रेट कम करूंगा, 2016 आ गया, टैक्स रेट कम नहीं किया आपने। तो अरुण जेटली साहब उस प्रेशर को सस्टेन नहीं कर पाए और 2016 में उन्होंने कंपनी का टैक्स रेट कम कर दिया। और उस समय उन्होंने कहा कि साहब ध्यान से सुनना, 2016 की बात बता रहा हूं, 2016 में कहा कि अगर आपका कंपनी का टर्नओवर 2014-15 में इतना है तो मैं इतना टैक्स चार्ज करूंगा, अगर टर्नओवर इससे ज्यादा है तो मैं इतना टैक्स चार्ज करूंगा। कंपनी वालों ने पूछा यार ये क्या बात हुई? जेटली साहब ने कहा मैंने वादा किया था 2014-15 में, क्योंकि वादा 2014-15 में किया था, इस वजह से मैं 14-15 का टर्नओवर चेक करूंगा इस साल का टैक्स रेट लगाने के लिए। ये बात है 2016 की। फिर 2017 आया, 2017 के बजट में कहा कि मैं 2015-16 का टर्नओवर चेक करूंगा करंट ईयर का टैक्स रेट के लिए। और फिर 2018, याद रखिएगा हम लोग यहां पे 2018 का बजट कर रहे हैं, 2018 का फाइनेंस एक्ट कर रहे हैं, असेसमेंट 2019-20 कर रहे हैं। और अरुण जेटली साहब ने कहा इस साल कि अगर आपका टर्नओवर 16-17 में, 2 साल पीछे 16-17 में आपका टर्नओवर 250 करोड़ या 250 करोड़ से कम का था तो फिर टैक्स रेट लगाएंगे 25% का। अगर टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा का था तो करंट ईयर में टैक्स रेट लगाएंगे 30% का। सरचार्ज एजुकेशन से तो लगेगा ही लगेगा, उसमें तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मेरे बेटा याद रखिएगा, हमारे देश में लगभग 90% कंपनीज, 90% कह रहा हूं मैं, 90% कंपनीज ऐसी हैं जिनका टर्नओवर 250 करोड़ से कम का है। और इस वजह से 90% कंपनीज ऐसी हैं जिनके टैक्स रेट्स 25% अप्लाई हो रहे हैं। आइए जरा एक उदाहरण लेते हैं बात को सीखने के लिए। J Limited gives you following data. J Limited gives you following data from which calculate its tax liability for previous year 2018-19, that means assessment year 2019-2020। तो हम लोग करंट ईयर का टैक्स रेट देखेंगे कितना लगेगा, ये डिपेंड करेगा पिछले सालों के टर्नओवर के ऊपर। तो मैं आपको यहाँ पे डाटा दे रहा हूं, ऊपर लिख रहा हूं टर्नओवर, यहां पे मैंने लिखा टोटल इनकम। टर्नओवर की बात करते हैं तो टर्नओवर है हमारे पास 2015-16 में कंपनी का टर्नओवर था 88 लाख और उस टाइम पे कंपनी की इनकम वाज 25 लाख। उसके बाद 2016-2017 में कंपनी का टर्नओवर बढ़ के 110 लाख रुपए हुआ और इनकम बढ़ के 30 लाख रुपए हो गई, टोटल इनकम बढ़ के 30 लाख रुपए हो गई। 2017-2018 में 2017-2018 में कंपनी का टर्नओवर बढ़ के 170 लाख रुपए हो गया और आमदनी बढ़ के 78 लाख रुपए हो गई। और करंट ईयर में 2018-2019 में थोड़ा सा डाउनफॉल आया, टर्नओवर कम होके 140 लाख रुपए रह गया, जिसकी बदौलत प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट ज्यादा नहीं पड़ा, प्रॉफिट 70 लाख रुपए का हुआ या टोटल इनकम 70 लाख रुपए की है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट विल बी द टैक्स रेट। ध्यान देना, इस साल की इनकम, ये ऊपर मैं लिख देता हूं, ये प्रीवियस ईयर है, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस ईयर।
टर्नओवर, टोटल इनकम। इस साल की टोटल इनकम है 70 लाख रुपए। इस 70 लाख के ऊपर टैक्स रेट क्या लगाना है, 25 लगाना है, 30 लगाना है, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि पिछले साल 16-17 का टर्नओवर क्या था। 16-17 का टर्नओवर 110 लाख था। दैट मीन्स 250 लाख से कम का था, क्योंकि 250 करोड़ से कम का था। इस वजह से सरकार ने कहा कि इसके ऊपर टैक्स रेट विल बी 25% ओनली। सो लिखिएगा यहां पे ऑन इनकम ऑफ 70 लाख टैक्स रेट टू बी अप्लाइड, टैक्स रेट टू बी अप्लाइड इज, टैक्स रेट जो अप्लाई करना है वो कितना करना है, इज 25% सिंस टर्नओवर of previous year 16-17 was less than 250 करोड़। 250 करोड़ से कम का टर्नओवर था, इस वजह से टैक्स रेट विल बी 25%। सो टैक्स कैलकुलेशन अगर हम लोग करेंगे, तो क्या आएगा, हेडिंग जरूर देंगे, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। टोटल इनकम 70 लाख, टैक्स एट द रेट ऑफ 25%, सिर्फ 25% का टैक्स चार्ज होगा, तो 25% का टैक्स रेट विल बी 70 लाख का 25% कैलकुलेट किया तो यह आ गया 17,50,000 प्लस सरचार्ज जीरो। सरचार्ज जीरो इस वजह से है क्योंकि इनकम, टोटल इनकम, ये वाली इनकम 100 लाख से कम की है, तो लिख दो यहां पे सिंस टोटल इनकम इज लेस देन 100 लाख, सो टैक्स प्लस सरचार्ज इज 17,50,000 प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% का सेस लगा दीजिए, दैट विल कम टू 70,000, जोड़ दीजिए, दैट विल कम टू 18,20,000। लो जी, ये टैक्स रेट लगेगा। दिस विल बी द टैक्स ऑफ द कंपनी, दिस इज द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, दिस इज द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। तो ये था बच्चे आपके पास, आपके लिए ये पूरी की पूरी कहानी। लेकिन एक कहानी मैं और आपके साथ डिस्कस कर देता हूं, सीए के स्टूडेंट्स के लिए शायद रेलेवेंट नहीं होगा, लेकिन बाकी सभी स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट है, एंड दैट इज कैटेगरी नंबर डी। कैटेगरी नंबर डी हम लोग कर रहे हैं यहां पे। कैटेगरी डी इज फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी। जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, इन सब के लिए टैक्स रेट क्या होगा? इन सब के लिए टैक्स रेट होगा फर्स्ट अप टू 10,000 द अमाउंट ऑफ टैक्स विल बी 10%. Next up to 20,000, next up to 10,000 tax rate will be 20% and बैलेंस जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी की इनकम बचेगी उसका टैक्स रेट विल बी 30% प्लस सरचार्ज प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, वो तो अप्लाई होना ही होना है, उसमें तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मेरे बेटा. सो दैट इज द वे द थिंग्स आर गोइंग ऑन. और हम लोगों ने यहां पे कंसेप्ट कवर कर लिया, आधा चैप्टर हम लोगों ने कवर कर लिया, दैट इज द टैक्स रेट्स एज पर द टाइप ऑफ पर्सन. मेरे बेटा ये अभी आधा चैप्टर, मैं कह तो रहा हूं आधा, लेकिन ईमानदारी से पूछो तो ये अभी आधा भी नहीं हुआ. अभी इसके अंदर और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे कंसेप्ट अभी और इसके अंदर हैं, वो मैं आपके साथ अगली 2 या 3 क्लासेस में कवर करूंगा. आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर इस चैप्टर को वाइंड अप कर दूं. अगर ना हो पाए तो कोई बात नहीं, 3rd क्लास में चले जाएंगे, 3rd क्लास में जाके इसे हम लोग वाइंड अप करेंगे. सो दिस वाज अ शॉर्ट क्लास, एक छोटी क्लास करी है मैंने, छोटी क्लास है. आप इन कंसेप्ट्स को देखिए, पूरे कंसेप्ट्स को पढ़िए. किसी तरह का कोई डाउट अगर आपके पास हो वो डाउट मेरे से पूछे.
and we have covered one category, that is tax rate as per type of person. Tax rate as per type of incomes मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा. Till then, bye bye and take very good care of yourself. Love you everybody. Bye bye. Love you all.